Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग कवर कर रहे थे और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे उसका यूनिट 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, जो ये मैं क्लासेस बना रहा हूँ ना, मैं आज को तो उड़ीसा की जो यूनिवर्सिटी है उनके सिलेबस के हिसाब से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एनईपी 2020 जो है उसमें सेमेस्टर 1 में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में या फिर जिस स्टेट में हो वहां पे सेमेस्टर 2 में हो सकता है, सेमेस्टर 3, 4, 5 किसी में भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना पता है कि सिलेबस जो है ना वो ओवरऑल सबका सेम है। तो इस हिसाब से अगर आपके सिलेबस में मटेरियल कॉस्टिंग है तो ये जो क्लासेस है ये आपके लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप किसी भी पढ़ाई कर रहे हो ना, चाहे आप सीए में भी कर रहे हो, सीए भी कर रहे हो, फिर भी आप ये सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग है और आप मटेरियल कॉस्टिंग आपके सिलेबस में, देन ये जो लेक्चर्स है ये आपके लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि मैं इतना बेस्ट लेवल में पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी भी हायर एजुकेशन के लिए, हायर कोर्स के लिए भी इसे प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी तक हमने सर मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा क्या है? अभी तक हमने मटेरियल कॉस्टिंग में कवर क्या किया है? देखो, हमने पहले स्टार्ट किया था कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, सर मटेरियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। फिर हमने बात किया था स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। प्रोक्योरमेंट के टाइम पे आप कंट्रोल कर सकते हो, आप स्टोरेज के टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो, आप इश्यू के टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो। फिर हमने बात किया था मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के बारे में, राइट। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि क्वेश्चन में भी आते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे स्टोर्स के बारे में। ठीक है, मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड, मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का ड्यूटी क्या क्या होता है वो भी हम आज के बाद वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे बिन कार्ड क्या होता है, डबल बिन सिस्टम क्या होता है, बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो सो मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड क्या। देखो, मटेरियल के हमने 3 स्टेजेस बात किया था ना, एक था प्रोक्योरमेंट, एक था स्टोरेज, एक था इशू। मटेरियल स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मटेरियल कंट्रोल का। सो प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ मटेरियल इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इट इज नॉट एनफ ओनली टू परचेज मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी। इफ द परचेज मटेरियल सब्सिक्वेंटली deteriorated in the quality because of the bad storage, the loss is even more than what might arise from the purchase of bad quality raw materials. Apart from the preservation of the quality, the storekeeper also ensures safe custody of the material. It should be function of the storekeeper that the right quantity of material always be available in the stock. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि तीनों के तीनों जो मटेरियल कंट्रोल के स्टेजेस है ना, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल स्टोरेज, मटेरियल यूसेजेस, तीनों के तीनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही क्वांटिटी का रॉ मटेरियल खरीदा तो जितना सही क्वालिटी का, सही क्वांटिटी का रॉ मटेरियल खरीदा उसमें आपको जितना ध्यान देना है, सिमिलर ध्यान आपको देना है कि जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा उससे आपकी गोडाउन में आप सही तरीके से सेफली कैसे स्टोर करके रख सकते हो। क्योंकि अगर आप एक बार मटेरियल को स्टोर करके रखते हो सही से तो उससे उसका स्पॉइलेज होने का खतरा वो नहीं रहेगा, उसकी डेटोरेशन का खतरा वो नहीं रहेगा, वेस्टेजेस जो अननेसेसरी होता है वो नहीं रहेगा, ऑब्सोलेंस होने का खतरा नहीं रहेगा। वरना आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन उसे ढंग का स्टोरेज पे नहीं रखा आपने, उसकी स्टोरेज सिस्टम आपने अच्छा नहीं किया, सारा का सारा रॉ मटेरियल खरीद जो भी आपने खरीदा है ना वो खराब हो जाएगा और आपको ज्यादा नुकसान होगा। आपने खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा, जितना आपको नुकसान होगा ना उससे ज्यादा नुकसान होगा अगर आपने उसकी स्टोरेज पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आपने अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल के लिए हाई अमाउंट ऑलरेडी पे किया होगा। अब अगर आप उसे स्टोर नहीं करोगे तो वो रॉ मटेरियल भी लॉस हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत आपने स्टोरेज के लिए खर्चा किया था वो भी लॉस हो जाएगा। So material storage is one of the most important factor or most important stage in material control. मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल में मटेरियल की जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जहां भी ये स्टोरेज वाला पार्ट आता है वहां पे एक ही हीरो आता है, वो है स्टोर कीपर।
स्टोर कीपर की प्रॉपर ड्यूटी की जो उसकी स्टोर है ना उसमें मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में रहे, उसके साथ साथ मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन रहे, मटेरियल स्टोरेज में कोई गड़बड़ ना हो, उसके साथ साथ मटेरियल की प्रॉपर स्टॉक, मटेरियल को सेफली रखना, ये सारे के सारे क्या है स्टोर कीपर का ड्यूटी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर, स्टोर कीपर की ड्यूटीज क्या क्या है। चलिए पहला जो ड्यूटी स्टोर कीपर का है, अब देखो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोट में कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर। सो नंबर 1 जनरल कंट्रोल ओवर द स्टोर, स्टोर कीपर का ये ड्यूटी है कि स्टोर में पूरा का पूरा कंट्रोल वो एक्सरसाइज करे। ठीक है, देखो स्टोर कीपर should keep control over all the activities in the stores department. He should check the quantities as mentioned in the goods received note and with the purchase materials forwarded by the receiving department to arrange for the storage in the appropriate place. देखो एक तो उसे हमेशा गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, उसके साथ साथ परचेज मटेरियल की जो भी रिसीव किया है ना परचेज डिपार्टमेंट ने, दोनों की इनवॉइस को मैच करना चाहिए और हमेशा कैसे रॉ मटेरियल को सही जगह पे स्टोर किया जाएगा वो भी उसका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप सप्लायर से रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हो और परचेज डिपार्टमेंट ने जो परचेज के लिए रिक्विजिशन दिया था ना, परचेज रिक्विजिशन जो ऑर्डर किया था रॉ मटेरियल, दोनों को मैच करना, दोनों की क्वालिटी दोनों को वेरीफाई करना एंड एक बार वो रॉ मटेरियल रिसीव हो गया उसे सही जगह पे स्टोर करके रखना, ये भी स्टोर कीपर का ही ड्यूटी है। ओके, दूसरा पॉइंट चलते, सेफ कस्टडी ऑफ द रॉ मटेरियल। ओके, स्टोर कीपर शुड एंश्योर ऑल द मटेरियल्स आर स्टोर इन ए सेफ कंडीशन एंड एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। ये स्टोर कीपर का ही ड्यूटी है कि रॉ मटेरियल कैसे अच्छे जगह पे स्टोर होके रहेगा, ना तो उसमें कुछ डेटोरेशन आना चाहिए, ना तो वो ऑब्सोलेट होना चाहिए, ना उसमें कोई वेस्टेजेस या फिर उसका प्लीफरेज होना चाहिए। ठीक है, मेंटेन रिकॉर्ड्स, स्टोर कीपर का जो और एक ड्यूटी है वो है प्रॉपर रिकॉर्ड, क्वांटिटी वाइज इशू बैलेंस ये सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टोर में। ठीक है, स्टोर कीपर शुड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस इन हैंड एंड ट्रांसपोर्ट टू और फ्रॉम अदर स्टोर। आपने कितना मटेरियल रिसीव किया है, कितना आपने परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर अदर डिपार्टमेंट को इशू किया है एंड आपके पास कितना बैलेंस है, ये स्टोर कीपर के पास हमेशा हर एक चीज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, ओके, इनिशिएशन ऑफ परचेज रिक्विजिशन, स्टोर कीपर शुड इनिशिएट परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक फॉर ऑल द रेगुलर स्टोर्स आइटम व्हेनेवर द स्टॉक लेवल एट एनी टाइम ऑफ द स्टोर अप्रोच टू रीऑर्डर लेवल फिक्स्ड। अच्छा देखो, गोडाउन में कितना स्टॉक है ये किसको पता चलेगा, कितना स्टॉक है ये किसको पता चलेगा, जो उसकी निगरानी कर रहा है यानी कि स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर का ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि परचेज डिपार्टमेंट को बोलना कि भाई मटेरियल खत्म हो चुका है, अब नया ऑर्डर आप प्लेस करो। वो खुद ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा क्योंकि उसे नहीं पता कि कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, उसे सप्लायर के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन कब ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, कब रॉ मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए, कितना ऑर्डर करना चाहिए, ये तो उसे पता होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, परचेज रिक्विजिशन बनाएगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, स्टोर में अब रॉ मटेरियल नहीं है, आप क्या करिए फ्रेश ऑर्डर प्लेस करिए। ठीक है, ये भी स्टोर कीपर का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो जनरल कंट्रोल ऑफ द स्टोर, स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर का जो एरिया है ना, स्टोर कीपर का जो घर है वो स्टोर से। ठीक है, तो स्टोर के ऊपर जनरल कंट्रोल मतलब स्टोर में क्या हो रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ किसका है, स्टोर कीपर का है। तो उसमें रॉ मटेरियल को देखना, उसे सेफ कस्टडी में रखना, रॉ मटेरियल को रिसीव करना, उसे इशू करना, ये जो जनरल काम है वो स्टोर कीपर करेगा। दूसरा है सेफ कस्टडी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल को सही जगह पे स्टोर करके रखना, ये भी स्टोर कीपर का ही काम है। तीसरा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितना आपने रिसीव किया है, कितना आपने इशू किया है, अब आपके पास कितना बैलेंस है, ये भी स्टोर कीपर का काम है। इनिशिएशन ऑफ द परचेज रिक्विजिशन, जब भी स्टोर में रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो स्टोर कीपर ही क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। सही है सर। मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक, स्टोर कीपर शुड मेंटेन एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक एट ऑल द टाइम। He or she take all the necessary action so that production could not be interrupted due to lack of the stock.
Further, he or she could take the immediate action to stoppage of the further purchasing when the stock approaches maximum limit. He also need reserve of a particular material for a specific job when so required. देखो, मेंटेनिंग एडिक्वेट स्टॉक लेवल, भाई स्टोर में कितना आइटम रहेगा, कितना मिनिमम रहना चाहिए, कितना मैक्सिमम रहना चाहिए, कब ऑर्डर प्लेस होगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टोर कीपर का। उसे हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई स्टोर की वजह से, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से कभी भी प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था ना मटेरियल कंट्रोल का, वो यही पढ़ा था, ऑन इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, अवॉइड इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव द मटेरियल कंट्रोल क्या है? मटेरियल कंट्रोल का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टोर प्रोडक्शन जो है ना, वो मटेरियल की वजह से, मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे स्टोर कीपर का सबसे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि कितना स्टॉक रखना चाहिए कि कभी भी प्रोडक्शन में रुकावट नहीं आएगा। ये कौन देखेगा? स्टोर कीपर। उसके साथ साथ उसे ये भी देखना है कि हम ऑर्डर करते जा रहे, गोदाम भरते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना है। मैक्सिमम कितना स्टॉक उसे रखना है, ये भी वही इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए, फिर कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो एडिक्वेट स्टॉक लेवल मेंटेन करना है, ये भी स्टोर कीपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, उसके बाद आता है इश्यू ऑफ द मटेरियल। देखो, एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टोर कीपर का वो ये है, स्टोर कीपर शुड इश्यू मटेरियल ओनली अगेंस्ट द मटेरियल रिक्विजिशनशिप अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। देखो, स्टोर कीपर कब रॉ मटेरियल इश्यू करेगा स्टोर से? जब एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जो कि नॉर्मली परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब अप्रूव्ड अथॉरिटी से मटेरियल रिक्विजिशन नोट बना के भेजेगा, तभी उस मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बिहाफ पे स्टोर कीपर क्या करेगा? रॉ मटेरियल स्टोर से इश्यू करेगा एंड उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, ओके। स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकॉन्सिलेशन। देखो, स्टोर कीपर बार बार हमेशा क्या करेगा? टाइम टू टाइम फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि स्टॉक ऑडिट टाइप का कर सकता है। स्टोर कीपर शुड वेरीफाई द बैलेंसेस विद द एक्चुअल फिजिकल स्टॉक at frequent interval by way of internal control and check any irregular or abnormal issue or preferences। देखो, स्टॉक कीपर हमेशा क्या करेगा? स्टोर कीपर चेक करता रहेगा कि क्यों, क्या कोई चोरी तो नहीं हुआ है, कोई बैलेंस मतलब जो इरेगुलर और एबनॉर्मल इशू तो नहीं हुआ है, या फिर कोई मिस बैलेंस तो नहीं हो रहा है। जितना रिकॉर्ड में है उतना ही फिजिकल स्टॉक होना चाहिए। ये वेरीफाई करने की जिम्मेदारी भी किसका है? स्टोर कीपर का है। ठीक है, सो दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर। ओके ओके, अब ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आया तो आप आराम से 7 to 8 मार्क का आंसर लिख सकते हो। सही है, सही है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर के बारे में। सर, ये बिन कार्ड क्या होता है? देखो, बिन कार्ड से पहले ये समझ लीजिए कि सर बिन क्या होता है। ओके, देखो, बीन क्या होता है? एक बॉक्स टाइप होता है, एक कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब एक, आप किसी भी टाइप का समझ लो, कोई एक सिलेंडर टाइप का कोई बॉक्स होगा, या फिर डब्बा समझ लो, बड़ा डब्बा। ठीक है, ऐसा होता है बीन। ठीक है, इसे बोलते हैं बीन। सॉरी, 1 मिनट। चलो, सो बीन कार्ड क्या होता है? बीन कार्ड, देखो, बीन क्या होता है? एक स्टोरेज बॉक्स होता है जिसमें रॉ मटेरियल स्टोर होके रहता है। ठीक है, तो सर बीन कार्ड क्या होता है? बीन कार्ड क्या होता है? उस स्टोर से जब रॉ मटेरियल जाएगा, मतलब आउट इनफ्लो होगा एंड आउटफ्लो होगा, जब उसमें इनपुट डाला जाएगा और जब उसे आउटपुट लिया जाएगा, उसमें एक पेपर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा बक्सा है। ठीक है, कुछ लेबर आए, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसमें इन्होंने इनपुट किया, यानी कि इसमें रॉ मटेरियल डाला उन लोगों ने। ठीक है, तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सपोज 100 kg का रॉ मटेरियल उन लोगों ने डाला। अब फिर क्या हुआ? उसी दिन उन लोगों ने क्या किया? यहां से 50 kg का रॉ मटेरियल ले भी लिया। ठीक है, 100 kg डाला, 50 kg इशू कर लिया। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कहां पे होगा? एक पेपर में रिकॉर्ड होता है, और वो पेपर कहां पे पड़ता है? वो बिन कार्ड में ही पड़ता है। मतलब इस बिन के अंदर
इस बीन के पास में ही वो एक लेटर या फिर पेपर रखा होगा, ठीक है, उसी में लिखा होगा कि कितना रॉ मटेरियल आया, बीन में हमने डाला, कितना बीन से हमने निकाला और अभी कितना बैलेंस है। तो सपोज पहले हमने 100 केजी का रॉ मटेरियल डाला, फिर 50 केजी का ले लिया, फिर अगेन हमने क्या किया, 50 केजी का रॉ मटेरियल डाला, फिर हमने 20 केजी का रॉ मटेरियल निकाल लिया। तो अब बीन में कितना रॉ मटेरियल है ये हम कहाँ पे देखेंगे, इसी के लिए बनाया जाता है एक कार्ड जिसका नाम है बीन कार्ड। इसका नाम क्या होता है, बीन कार्ड। इसमें ऐसा लिखा जाता है मटेरियल रिसिप्ट 100 केजी, ग्राम नहीं केजी, इशू 50 केजी, फिर कितना आ गया सर 50, ठीक है। अब इस 50 में अगेन आर हो जाएगा रिसिप्ट, ठीक है, ओके। तो देखो एक मिनट, सॉरी, देखो कैसे होता है बीन कार्ड, बहुत ही सिंपल होता है। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बीन कार्ड, 100 केजी हमने रिसीव किया, इसे हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 50 केजी, तो बैलेंस कितना आएगा सर 50 केजी का। फिर उसमें ऐड करेंगे और 50 केजी और लिखेंगे रिसिप्ट इशू, रिसिप्ट इशू। तो 50 केजी ऐड करने के बाद कितना आ गया 100 केजी, 100 केजी से फिर हम कितना करेंगे 20 केजी माइनस करेंगे, तो अब भी बीन में कितना बचा है 80 केजी। तो बीन कार्ड ये होता है कि जो भी क्वांटिटी इशू किया जाता है एंड जो भी क्वांटिटी रिसीव किया जाता है बीन में वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो बीन कार्ड देखो मेजर एडवांटेजेस क्या है, इट इज ए क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री व्हिच शोज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर बिन। क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड है, ये वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करता कि कितने अमाउंट का रॉ मटेरियल है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि कितने केजी या फिर कितने क्वांटिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। बीन refers to a box, container, space where material are kept. Card is placed with each bin to record the details of the material like receipt, issue, return. It is maintained by the stores department. देखो बिन कार्ड क्या कौन रिकॉर्ड करता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करता है। और ऐसे होता है कि बिन कार्ड वहीं पे ही होता है, उस बिन के आसपास जो डब्बा होता है ना, उस डब्बे के आसपास ही होता है। जब भी कोई लेबर आता है उसमें रॉ मटेरियल डालता है तो वो कितने केजी का रॉ मटेरियल डाल रहा है वो लिखेगा, जब उसमें से निकालेगा तो कितने केजी का निकाल रहा है वो लिखेगा। तो अल्टीमेटम आपको पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ द पीरियड उस डब्बे में कितना रॉ मटेरियल है। अब इसका कुछ एडवांटेजेस भी है बिन कार्ड का और कुछ लिमिटेशंस भी है। तो एडवांटेजेस पहले बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है बिन कार्ड का, देखो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है, देयर वुड बी ए फ्यूअर चांस ऑफ मिस्टेक बीइंग मेड एज एंट्रीज आर मेड एट द सेम टाइम एज गुड्स रिसीव्ड और इशूड बाय द पर्सन एक्चुअली हैंडलिंग द मटेरियल। क्योंकि जब आप सामान ले रहे हो और जब आप सामान डाल रहे हो तो इमीडिएटली आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो गलती होने का चांस बहुत ही कम है, ठीक है। गलती होने का जो चांस है वो बहुत ही कम है क्योंकि आप इनिशियली इमीडिएटली रिकॉर्ड कर रहे हो। दूसरा जो क्या है, कंट्रोल ओवर स्टॉक कैन बी मोर इफेक्टिव as comparison of actual quantity in hand at any time with the book balance is possible। क्योंकि आप इमीडिएटली पता कर सकते हो कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल है, आपके पास जितने भी बिन है उस सबके पास क्या होगा, बैलेंस लिखा होगा कि अभी बिन में कितना आइटम है। तो इससे आप इजीली स्टॉक बैलेंस आपका पता कर सकते हो, ओके। Identification of different item of material is facilitated by reference to bin card, the bin or the storage replicate, okay। सो देखो बिन कार्ड से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे, क्योंकि बिन ही अलग अलग होगा तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे रखा है और आइडेंटिफिकेशन में बहुत इजी होगा। लेकिन उसका नुकसान भी है। अब क्या क्या नुकसान है देखो, स्टोर रिकॉर्ड्स आर डिस्प्रेस्ड ओवर ए वाइड एरिया। तब देखो बीन अगर आप मेंटेन करोगे तो डिफरेंट अगर आप रॉ मटेरियल मेंटेन कर रहे हो, मोर देन वन रॉ मटेरियल अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो उसकी स्टोरेज के लिए भी आपको बीन बड़ा होना चाहिए। और इसके लिए जितना बीन होगा उतना बीन कार्ड भी बनाना पड़ेगा। तो जो स्टोरेज है ना, स्टोर्स रिकॉर्ड्स आर डिस्प्रेस्ड ओवर ए वाइड एरिया, बहुत सारे एरिया में स्टोर्स रिकॉर्ड आपका खुल जाएगा पूरा का पूरा। The card are liable to be smeared with dirt and greases because of the proximity to material and also because of handling of material। अब देखो आपने सपोज एक पेपर रखा, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि व्हाइट पेपर में मैं ये मेंटेन कर रहा हूँ, ये जो बिन कार्ड है मैं एक मोटा सा पेपर ले रहा हूँ उसमें मेंटेन कर रहा हूँ।
क्योंकि आपको पता है कि जो स्टोर है वो फैक्ट्री और गोडाउन घर है, जो उसमें जो धूल है, मिट्टी है, वो होता रहता है। तो डॉट एंड डस्ट से वो क्या होगा, जो पेपर है उसकी क्वालिटी हैम्पर हो जाएगा, उसकी रिकॉर्ड मिटने की चांसेस है। तो उसे प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। ओके, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल आर नॉट ऑर्डिनरीली सुइटेबल फॉर द क्लरिकल वर्क इन्वॉल्विंग राइटिंग इन बिन कार्ड। अब देखो, जो काम करते हैं ना मजदूर, बहुत सारे लोगों को पढ़ाई लिखाई पता ही नहीं होता है। बहुत सारे मजदूरों को पढ़ाई लिखाई पता ही नहीं होता कि कितना लिखना है, कैसे ऐड करना है, कितना माइनस करना है। अगर पढ़ाई लिखाई पता है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं पता है तो वो बिन कार्ड में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बिन कार्ड। ओके, एडवांटेजेस भी उसके साथ साथ लिमिटेशंस भी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टोर्स लेजर क्या होता है और बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके।